संथाल हूल, या जिसे हम 1855 का संथाल विद्रोह कहते हैं। एग्जैक्टली और आज के इन दस्तावेजों से हम एक एक करके मतलब स्लाइड दर स्लाइड इस पूरी क्रांति को समझने वाले हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि कैसे जल, जंगल, जमीन और अपने आत्मसम्मान के लिए एक बेहद शांति प्रिय कृषक समुदाय ने ब्रिटिश हुकूमत और दिक्कू यानी बाहरी शोषकों के खिलाफ भारत की पहली सुनियोजित सशस्त्र कृषि क्रांति की नींव रखी थी। देखिए, जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते हैं तो सबसे पहला चित्र 1857 के सिपाही विद्रोह का ही उभरता है, पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे? अगर हम पहली और दूसरी स्लाइड पर ध्यान दें तो ये ऐसा है जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल तो सबको याद है, मेरा मतलब है 1857, लेकिन उसका कहीं ज्यादा बेहतरीन और असली प्रीक्वल 1855 लोग भूल गए हैं। बाप रे, ये उपमा तो पूरी तरह से फिट बैठती है। मतलब आम धारणा यही है कि ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बड़ी चुनौती 57 में मिली, लेकिन 1855 का संथाल हूल सैनिकों का विद्रोह नहीं था। हाँ, वो तो आम किसानों का था ना। बिल्कुल, ये एक शांति प्रिय कृषक समुदाय द्वारा खड़ा किया गया पूरा का पूरा समानांतर प्रशासन और एक व्यापक सैन्य अभियान था। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस घटना का विश्लेषण सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ था। मतलब भारत के बाहर भी इसकी चर्चा थी। वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इसे विशेष रूप से उद्धृत किया है। एक मिनट, कार्ल मार्क्स? एक यूरोपीय दार्शनिक को भारत के राजमहल की पहाड़ियों में हो रहे एक आदिवासी विद्रोह में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि मार्क्स ने इस घटना के असल स्वरूप को पहचान लिया था। उन्होंने इसे भारत की पहली सशस्त्र कृषि जन क्रांति माना। ओह, मतलब आर्म्ड अग्रेरियन रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। उनके नजरिए में ये महज कुछ गुस्साए हुए लोगों की भीड़ नहीं थी। ये पूंजीवादी और औपनिवेशिक व्यवस्था की जो पूरी मशीनरी थी, उसके खिलाफ एक स्पष्ट वैचारिक जंग थी। संथाल उस पूरे सिस्टम से लड़ रहे थे जो सुनियोजित तरीके से उनका खून चूस रहा था। ठीक है, तो आइए इस सिस्टम को ही थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम स्लाइड 3 पर आएं तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, दस्तावेज बताते हैं कि 1824 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों को दामिने को घोषित कर दिया था। और फिर वहां संथालों को बसाया गया। राइट। उन्होंने अपने खून पसीने से उन कंटीले और बंजर जंगलों को काटा और उन्हें बेहद उपजाऊ खेतों में बदल दिया। हाँ, उस जमीन को रहने और खेती करने लायक बनाना बहुत मेहनत का काम था। मतलब उन्होंने एक पूरा नया जीवन वहां स्थापित किया था। पर यार, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर संथालों ने खुद उस जमीन को आबाद किया, अपनी जान लड़ाकर खेत बनाए, तो अचानक से ये बंगाल और बिहार के जमींदार और महाजन वहां बीच में कैसे कूद पड़े? यही तो कैच है। मतलब ये दिक्कू जो बाहरी लोग थे, रातों रात बिचौलिए कैसे बन गए? और दस्तावेजों में लिखा है कि कर्ज पर 50 से लेकर 500% तक का भारी भरकम ब्याज लिया जाता था। ये तो दिन दहाड़े डकैती थी। बिल्कुल डकैती थी। वो क्या ब्रिटिश सरकार इतनी अंधी थी कि उसे ये लूट दिखाई नहीं दी? अंधी नहीं थी, बल्कि यही उनका डिजाइन था। इस पूरी लगान नीति का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा था। अंग्रेजों का एकमात्र लक्ष्य था अधिकतम राजस्व, यानी ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। उनका तो फोकस बस पैसे पे था। हाँ, लेकिन संथालों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था थी। वे नकद पैसे के लेन देन के आदी नहीं थे। अब अंग्रेजों ने जो भारी लगान तय किया, उसे नकद में चुकाने के लिए संथालों को मजबूरन महाजनों से कर्ज लेना पड़ा। अच्छा, तो मतलब अंग्रेज सीधे तौर पर अपना हाथ गंदा नहीं कर रहे थे, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अंग्रेज सिर्फ अपने खजाने से मतलब रखते थे। ये जो बंगाल और बिहार से आए जमींदार और महाजन थे, ये उनके लिए एक बफर की तरह थे। समझ रही हूँ। अगर फसल खराब भी हो जाए तो भी ये महाजन संथालों का खून चूस कर अंग्रेजों को उनका तय लगान दे देते थे। और ब्याज की दरें इतनी अमानवीय थीं कि जो एक बार कर्ज के जाल में फंसा वो कभी बाहर आ ही नहीं सका। और इसके नतीजे में संथालों के खेत नीलाम हो गए होंगे। बिल्कुल। जिस जमीन के वे असली मालिक थे, उसी जमीन पर उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया। बाप रे, अपने ही घर में किसी को गुलाम बना लेना। और जब ऐसा अन्याय होता है तो इंसान सबसे पहले कानून का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन स्लाइड 4 के दस्तावेज बताते हैं कि यह कानून तो सिर्फ नाम का था। हाँ, अदालतें तो उन गांव से मीलों दूर थीं। भागलपुर में। और अदालतों की भाषा अंग्रेजी या फारसी थी। एक आम संथाल को वो कैसे समझ आती? और बिना पैसे के वे वकील कहाँ से लाते?
शोषक तंत्र पूरी तरह से इन महाजनों और ठेकेदारों के नियंत्रण में था। पुलिस, नमक दरोगा, राजस्व अधिकारी सब खुलेआम रिश्वत लेते थे। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट था। हाँ, और अंग्रेजों का इस पूरे शोषक तंत्र को खुला संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, भागलपुर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था उस वक्त। हाँ, मैंने पढ़ा दस्तावेज में। वहां ठेकेदारों द्वारा संथालों से जबरन जानवरों की तरह बिना कोई पैसा दिए काम करवाया जा रहा था, जिसे बेगारी कहते हैं। और शायद ये बात सिर्फ आर्थिक लूट या बेगारी तक सीमित नहीं रही। दस्तावेजों में जिक्र है कि जब पुलिस और रेलवे ठेकेदारों ने संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तब जाकर पानी सिर के ऊपर से गुजरा होगा। बिल्कुल, यही वो बिंदु था जिसने पूरे समुदाय के आत्मसम्मान को गहरे तक झकझोर दिया। देखिए, संथाल समाज में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान और सम्मान प्राप्त है। उनकी एक बहुत ही समतामूलक संस्कृति रही है। हाँ, तो उनके खिलाफ हुए इस अत्याचार ने उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों पर सीधा प्रहार किया। जब आर्थिक शोषण के साथ साथ बात अस्मिता और गरिमा पर आ जाती है, तो फिर विद्रोह एक अनिवार्यता बन ही जाता है। सही कहा। लेकिन फिर भी कोई भी समुदाय रातों रात तो हथियार नहीं उठा लेता। अगर हम स्लाइड 5 पर आएं, तो दस्तावेज बताते हैं कि पहले शांतिपूर्ण कोशिशें हुई थीं। बिल्कुल हुई थी। पुलिस थी झूठी गिरफ्तारियों के खिलाफ वीर सिंह मांझी और मुर्गो मांझी जैसे स्थानीय नेताओं ने ये संकल्प लिया कि वे कृषि बहिष्कार करेंगे। मतलब जब तक शोषकों को नहीं हटाया जाता, वे खेती ही नहीं करेंगे। एक तरह का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचने वाली बात है कि एक शांतिपूर्ण कृषि बहिष्कार अचानक से इतने बड़े हिंसक विद्रोह में कैसे बदल गया। इसके पीछे ब्रिटिश प्रशासन के नुमाइंदों की क्रूरता थी। जब संथालों ने अहिंसक सविनय अवज्ञा शुरू की, तो दरोगा महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण ने धनी महाजनों की दबाव में आकर निर्दोष संथालों को बेरहमी से पीटना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बाप रे, मतलब शांतिपूर्ण विरोध का जवाब हिंसा से दिया गया। हाँ, और इस लगातार हो रहे अमानवीय दमन ने संथालों के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने पलटवार किया और उन दोनों दरोगाओं को मार गिराया। ये ब्रिटिश सत्ता और उसके भ्रष्ट तंत्र पर पहला सीधा हिंसक प्रहार था। एग्जैक्टली। और स्लाइड 6 के अनुसार यहीं से शुरू होती है उस विद्रोह की असली और सुनियोजित कहानी। 30 जून 1855 की वो तारीख, जब साहिबगंज के भोगनाडीह गांव में 400 अलग-अलग गांव के करीब 10,000 संथाल इकट्ठा हुए। 10,000 लोग? वही तो। मेरा सवाल ये है कि 1855 में न टेलीफोन था, न इंटरनेट, तो 10,000 लोग एकदम से एक जगह कैसे आ गए? क्या ये महज एक अनियंत्रित भीड़ थी? अरे नहीं, ये कोई अनियंत्रित भीड़ नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बुलाई गई ऐतिहासिक सभा थी। यहीं पर एक समानांतर सरकार या कहें पैरेलल गवर्नमेंट की नींव रखी गई। और इसका नेतृत्व किसने किया? उनके पितृपुरुष चुन्नू मुर्मू के चारों बेटों ने मिलकर नेतृत्व संभाला। बाकायदा पदों का बंटवारा हुआ था इसमें। अच्छा। हाँ, सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कान्हों को मंत्री यानी एडवाइजर बनाया गया, चांद को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। वाह, एक पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा तैयार कर लिया गया। और जो दस्तावेजों में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, फूलों और झानों का योगदान। हाँ, सिद्धो और काहों की बहनें, इन्होंने सिर्फ पीछे से समर्थन नहीं दिया, बल्कि सीधे रणभूमि में उतरकर सैन्य मोर्चे का सक्रिय नेतृत्व किया। और उनके नारे देखिए, अपना गांव अपना राज और करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये महज नारे नहीं थे, ये उनके संप्रभुता के घोषणा पत्र थे। मतलब वे अंग्रेजों को ये बता रहे थे कि वे अपने क्षेत्रों के खुद मालिक हैं। सही बात है। लेकिन इतनी बड़ी सैन्य व्यवस्था को जमीन पर लागू करने और 400 गांवों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें एक बेहद सुरक्षित संचार व्यवस्था की जरूरत थी। और उनकी ये संचार व्यवस्था मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। स्लाइड 7 पर इसका बहुत दिलचस्प जिक्र है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बहुत बात करते हैं कि हमारा मैसेज कोई और ना पढ़ सके। हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। दिल खोद। लेकिन उस 1855 के दौर में संथालों का अपना एन्क्रिप्टेड मैसेज था, सखुआ की टहनी, या जिसे साल के पेड़ की टहनी कहते हैं। सोचिए, बिना किसी कागज या स्याही के ये सखुआ की टहनी एक क्रांति का प्रतीक बनकर काम कर रही थी।
और इस नेटवर्क को एक रिले रेस की तरह एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था, राइट? एग्जैक्टली जब ये टहनी किसी गांव में पहुंचती और वहां का मांझी यानी ग्राम प्रधान उसे अपने हाथ में ले लेता, तो इसका सीधा अर्थ था कि वो गांव नगाड़ों की थाप के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। कमाल है, इस तकनीक ने तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र को पूरी तरह से चकमा दे दिया होगा। बिल्कुल चकमा दे दिया। अंग्रेजों को कानों कान खबर नहीं हुई कि इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है। और स्लाइड 8 में देखिए, जब संथालों ने हमला किया तो उनका निशाना बहुत सटीक था। मतलब उन्होंने रैंडम हमले नहीं किए? नहीं, उन्होंने आम लोगों या निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ उन चीजों को निशाना बनाया जो व्यवस्था का प्रतीक थी, जैसे पुलिस चौकियां और नील की फैक्ट्रियां। हाँ, और सबसे अहम महाजनों के वो बही खाते। उन्होंने उन खातों को चुन चुन कर जलाया जिनमें कर्ज के फर्जी रिकॉर्ड्स दर्ज थे। वाह, कागजी गुलामी के सबूत ही जड़ से मिटा दिए। इसके बाद 16 जुलाई 1855 को वो युद्ध हुआ जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। पिरपेंती और भागलपुर के पास मेजर बारो के नेतृत्व में एक विशाल और पूरी तरह से प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना आई। और ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक बंदूकों और तोपों वाली सेना है, और दूसरी तरफ तीर कमान और कुल्हाड़ी लिए आदिवासी। आखिर इन पारंपरिक हथियारों ने उस विशाल ब्रिटिश मशीनरी को धूल कैसे चटा दी? मुझे तो पहले लगा था कि ये सिर्फ जोश और जज्बे की बात होगी, लेकिन दस्तावेज पढ़ने के बाद समझ आया कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और भौगोलिक रणनीति काम कर रही थी। हाँ, मौसम का फैक्टर। बिल्कुल। जुलाई का महीना था, मॉनसून अपने चरम पर था। लगातार हो रही भारी बारिश और कीचड़ ने ब्रिटिश सेना की भारी तोपों को वहीं दलदल में फंसा दिया। उनके आधुनिक हथियारों का सारा बारूद गीला होकर पूरी तरह बेकार हो गया। और यहीं पर संथालों ने अपनी गुरिल्ला रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मतलब उन्हें अपने जंगलों और घाटियों के चप्पे चप्पे की पहचान थी। होम एडवांटेज। बिल्कुल। बारिश की उस मौसम में जहां अंग्रेज एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, संथालों के जहर बुझे तीर और कुल्हाड़ियां बेधड़क चल रहे थे। उनका हर हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मेजर बोरो की उस विशाल सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये सैन्य इतिहास की एक बहुत बड़ी और अचंभित कर देने वाली जीत थी। लेकिन फिर स्लाइड 9 हमें बताती है कि ब्रिटिश हुकूमत अपनी इस शर्मनाक हार को पचा नहीं पाई। जाहिर है उनके अहंकार पर गहरी चोट लगी थी। और उसका नतीजा बहुत खौफनाक निकला। जब अंग्रेजों को समझ आया कि वो आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। कैप्टन अलेक्जेंडर थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड के नेतृत्व में एक और भी बड़ी सेना राजमहल की पहाड़ियों में भेज दी गई। और सिर्फ सेना ही नहीं भेजी गई, पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसका मतलब था कि नागरिकों के सारे अधिकार शून्य हो गए। हाँ, सेना को यह खुला अधिकार दे दिया गया कि बिना किसी मुकदमे या सुनवाई के किसी भी संथाल को देखते ही गोली मार दी जाए। ये एक तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित नरसंहार की शुरुआत थी। उनके डर का आलम यह था कि उस जमाने में, मतलब 1855 में, सिद्धो और कान्हो को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 10,000 रुपए का भारी भरकम इनाम रखा था। जरा सोचिए, आज के हिसाब से तो ये करोड़ों में होगा। बिल्कुल। और दस्तावेजों का वो आंकड़ा पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लगभग 15,000 से 20,000 संथालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। गांवों के गांव जलाकर राख कर दिए गए। अगर हम स्लाइड 10 की शहादत की टाइमलाइन का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि लड़ाई कितनी भीषण थी। महेशपुर के युद्ध में एक तरफ से विशाल तोपें आग उगल रही थीं, लेकिन संथाल वीर पीछे नहीं हटे। उन आधुनिक हथियारों के सामने डटे रहकर लड़ते हुए चांद और भैरव वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर अगस्त 1855 में सिद्धो को धोखे से पकड़ लिया गया। पंचकठिया नाम की जगह पर उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। बहुत ही दुखद। लेकिन इसके बावजूद कान्हो ने संघर्ष जारी रखा। महीनों तक जंगलों में छिपकर लड़ते रहने के बाद अंततः 26 फरवरी 1856 को कान्हो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उसी भोगनाडी गांव में फांसी दी गई, जहां से कुछ महीने पहले 10,000 लोगों ने आजादी का सपना देखा था। एक तरह से देखा जाए तो उन नायकों का अंत हो गया, लेकिन जो चिंगारे वे सुलगा गए थे, उसने ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था। और यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है। 20,000 से ज्यादा जानें चली गईं, 4 प्रमुख नेता शहीद हो गए और सैन्य रूप से विद्रोह को कुचल दिया गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
क्या ये सब व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं। क्या संथाल बस हारकर इतिहास के पन्नों में दब गए? अगर हम इन दस्तावेजों के निष्कर्ष वाले हिस्से पर आएं, यानी स्लाइड 11 और 12, तो पता चलता है कि वे हारे नहीं थे। अंग्रेजों को एक बहुत गहरी और खौफनाक हकीकत का एहसास हो गया था। किस बात का एहसास? वे समझ चुके थे कि कलकत्ता के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाए गए जटिल और दूरस्थ कानूनों से इन आदिवासियों पर शासन नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने नीतियां नहीं बदली तो कल एक और हूल भड़केगा। और उसी डर या कहें समझ का नतीजा था 1855 का एक्ट 37, एक्ट 37 ऑफ 1855। इस कानून के तहत भागलपुर और बीरभूम के कुछ हिस्सों को काटकर एक बिल्कुल नया जिला बना दिया गया, जिसे संथाल परगना नाम दिया गया। हाँ, और इसके पहले उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर बने एशले एडन। इस नए जिले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के आम कानून वहां लागू नहीं होंगे। एग्जैक्टली। जिन कानूनों की आड़ लेकर बाहरी वकीलों और महाजनों ने शोषण का मकड़जाल बुना था, उस पूरी व्यवस्था को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये संथालों की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कानूनी जीत थी। और स्लाइड 12 के अनुसार ये जीत पूरी तरह से जमीन पर तब उतरी जब 1856 में यूल रूल्स आए, जिसने प्रशासन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हाँ, जॉर्ज यूल ने नियमों को लागू किया था। इन यूल रूल्स के तहत उस पूरी भ्रष्ट बाहरी पुलिस व्यवस्था को इलाके से हटा दिया गया। वाह! उसकी जगह पारंपरिक शासन व्यवस्था की बहाली हुई। गांव के स्तर पर मांझी यानी ग्राम प्रधान व्यवस्था को फिर से कानूनी मान्यता दी गई। और कई गांवों के समूह पर परगनैत व्यवस्था को भी स्थापित किया गया ना? बिल्कुल। पुलिसिंग का अधिकार और छोटे विवाद सुलझाने का न्यायिक अधिकार, ये सब वापस उन पारंपरिक संथाल प्रधानों को दे दिया गया। मतलब सैन्य रूप से हारने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश शासन को घुटनों पर बैठने और उनकी प्रशासनिक संप्रभुता का सम्मान करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज के इस गहन अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर अगर हम पूरे विमर्श का सार निकालें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि जल, जंगल और जमीन की संप्रभुता के लिए एक ऐसा प्रशासनिक और वैचारिक विजय अभियान था जिसने व्यवस्था को बदल कर रख दिया। सही कहा। सिदो कान्हो, चांद बहरा, फूलों और झानों का जो बलिदान था, वो केवल एक स्थानीय घटना नहीं है। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीनी अधिकारों का एक ठोस सुरक्षा कवच तैयार किया। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जाते जाते एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला सवाल निकलकर सामने आता है। वो क्या? देखिए, आज के दौर में हम हमेशा केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, दूर महानगरों से नीतियां बनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या 1855 का वो अपना गांव, अपना राज का नारा और वो मांझी व्यवस्था हमें आज के समय में विकेंद्रीकृत प्रशासन और स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा सबक नहीं दे रही है? ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या आज की आधुनिक और जटिल न्याय प्रणाली को उस आदिवासी स्वशासन के मॉडल से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि इतिहास के ये पन्ने सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं होते, बल्कि आगे का रास्ता साफ करने के लिए भी होते हैं। एकदम सही। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत और गहन अध्ययन को एक शानदार मोड़ पर यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज और एक नई कहानी के साथ।